हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उपभोक्ता के संतुलन की तटस्थता वक्र विधि के द्वारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की सहायता से एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कुछ इस प्रकार से व्यय करे जिससे उसकी संतुष्टि अधिकतम हो, जबकि उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें दी हुई हो। मान लेते हैं M जो है उपभोक्ता की आय है और ये आय उपभोक्ता दो वस्तुओं X और Y पे खर्च करता है। X वस्तु की कीमत क्या है आपकी PX और Y वस्तु की कीमत क्या है PY। तो वह अपनी आय को इन वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है जिससे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, उसका संतुष्टि क्या हो अधिकतम हो। तो जो उपभोक्ता का संतुलन है इसको जानने की बेसिकली दो विधियां होती है। एक होता है गणनावाचक दृष्टिकोण जिसको इंग्लिश में कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, जो यह मानता है कि उपयोगिता की माप संभव है। और दूसरा होता है आपका क्रमवाचक दृष्टिकोण ऑर्डिनल अप्रोच, जो यह मापता है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते संख्या के रूप में, हम केवल क्रम दे सकते हैं। तो हमने इससे पहले के कुछ वीडियोज में उपभोक्ता के संतुलन का गणनावाचक दृष्टिकोण देखा हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब MUX बाई PX और MUY बाई PY होता है। ये हमारा कौन सा नियम है? ये हमारा होता है समसीमांत उपयोगिता नियम या बोसेन का दूसरा नियम, जिसको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे एक दो लेक्चर पहले देखा हुआ था। आज हम लोग तटस्थता वक्र विधि के द्वारा इस उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा उसको देखेंगे। तो आइए एक बार पुनः देखते हैं। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपनी सीमित आय को दो वस्तुओं एवं सेवाओं पर कुछ इस प्रकार से व्यय करता है जिससे उसकी संतुष्टि अधिकतम हो सके और वह इसमें कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब तटस्थता वक्र विधि के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है कि बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि कीमत रेखा या बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। बजट रेखा हमारी क्या होती है आपको पता होगा कि M बराबर PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई, ये हमारी क्या थी बजट रेखा है या कीमत रेखा है, जिसमें M उपभोक्ता की आय है, PX X वस्तु की कीमत, X वस्तु की मात्रा है, PY Y वस्तु की कीमत और Y वस्तु की मात्रा है। तो पहला कंडीशन हमको क्या मिलना चाहिए कि बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करना चाहिए। प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत रेखा की ढाल और कीमत रेखा की ढाल और इंडिफरेंस कर्व की ढाल, तटस्थता वक्र की ढाल बराबर होनी चाहिए। तटस्थता वक्र की ढाल और कीमत रेखा की ढाल क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम लोग बोलते हैं MRS फॉर XY, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। और वहीं बजट रेखा की ढाल या कीमत रेखा की ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमें मिलता है PX बाई PY के द्वारा। तो ये देखिए
ये आपका क्या हो गया, बजट रेखा की ढाल आपका क्या हो गया है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स वाई, और बजट रेखा की ढाल क्या है, पी एक्स बाई पी वाई। तो यह संतुलन की पहली शर्त है। संतुलन की दूसरी शर्त क्या होती है, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व आपका जो है वह उन्नतोदर होना चाहिए, यानी जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वह गिरती हुई होनी चाहिए। अब हमको यह दोनों कंडीशन प्रूव करनी है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और दूसरे वाले को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे बना के देखते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, वाई गुड्स को या वाई कमोडिटी को, और एक्स वस्तु, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स गुड्स है या एक्स वस्तु है। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए बजट रेखा। ये हमारी क्या है, बजट रेखा है, बजट लाइन है बीएल। हमारे पास क्या होना चाहिए, इंडिफरेंस मैप होना चाहिए। एक और बना देता हूं इसी में। ये क्या है, हमारा IC1 है, ये IC2 है, यह IC3 है और यह IC4। हमको यह जानना है कि एक उपभोक्ता अपनी आय को एक्स और वाई वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीदेगा जिससे कि वह संतुलन में हो। अगर ये बजट रेखा ना हो, केवल ये इंडिफरेंस मैप हो, तटस्थता मानचित्र हो, तब उपभोक्ता कौन सा इंडिफरेंस कर्व चूज करेगा, कौन से इंडिफरेंस कर्व को चुनेगा, किस तटस्थता वक्र को चुनेगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि वह इंडिफरेंस कर्व IC4 को चुनेगा, क्योंकि दाहिनी ओर स्थित इंडिफरेंस कर्व संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दिखाता है। तो सबसे ऊंचा संतुष्टि का स्तर हमारा IC4 दिखा रहा है। लेकिन इसकी समस्या क्या है, इसकी समस्या यह है कि यहां पर हमको यह हमारी बजट रेखा के बाहर है। यह हमारी जो बजट रेखा BL है, इसका इक्वेशन M इक्वल टू PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई है। ठीक है, इस बजट रेखा के बाहर है, ये हमारे बजट स्पेस से बाहर है, यानी ये हमारी औकात के बाहर है, हम इसको खरीद नहीं सकते हैं। अब बात आती है, क्या अगर उपभोक्ता इस बजट लाइन पे रहेगा तो वह अपनी संपूर्ण आय को खर्च करेगा। अगर अंदर रहेगा, इस बजट लाइन के अंदर रहेगा, इस बजट स्पेस के अंदर रहेगा, तो वह अपनी संपूर्ण आय को खर्च नहीं कर रहा होगा। और हम यह मान के चलते हैं कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को खर्च करता है, कुछ भी बचाता नहीं है। अब देखिए, मान लेते हैं उपभोक्ता इस बिंदु P पर हो, तब क्या होगा, इस बिंदु Q पर हो तब क्या होगा, इस बिंदु E पर हो तब क्या होगा, इस बिंदु R पर हो तब क्या होगा, और इस बिंदु S पर हो तब क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें तो P बिंदु को वह प्राप्त कर सकता है। P बिंदु पर रहेगा तो वह X वस्तु की, अगर हम दिखाएंगे, मान लेते हैं यहां से, तो Y वस्तु की OY मात्रा, सॉरी, और X वस्तु की OX1 मात्रा, यानी P बिंदु पर वह Y वस्तु की OY1 मात्रा और X वस्तु की OX1 मात्रा का उपभोग कर रहा है, और उसकी पूरी की पूरी इनकम समाप्त हो जा रही है। लेकिन वह अपने इसी आय के आधार पर एक ऊंचे तटस्थता वक्र IC2 पर भी जा सकता है, क्योंकि वह इसको भी प्राप्त कर सकता है, जो कि इस P बिंदु से एक कदम ऊपर है।
और यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन और ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इस P की बात करें, हम इस पहले P बिंदु की बात करते हैं, तो जब हम P बिंदु की बात करेंगे तो ये हमारा जो IC1 वक्र है, इसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर होती है। मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे A है, तो P बिंदु पर जो संतुष्टि हो रही है वही संतुष्टि A बिंदु पर भी उसको मिल रही है, और A बिंदु इस बजट स्पेस के अंदर है, इस बजट रेखा के अंदर है, यानी उपभोक्ता इससे कम पैसा खर्च करके भी यही संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, जबकि P बिंदु पर उसका पूरा पैसा भी खर्च हो जा रहा है और उसको अधिकतम संतुष्टि भी नहीं मिल पा रही है। सेम केस हमारा Q के साथ भी है। ठीक है, तो और ये जो RS बिंदु है, इनके साथ भी यही कंडीशन चल रही है, यानी उपभोक्ता की इनकम तो खत्म हो जा रही है लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं हो पा रहा है। यानी उपभोक्ता को देखना चाहिए कि वह अपनी इस दी हुई आय से अधिकतम किस तटस्थता वक्र को पर पहुंच पा रहा है। तो अधिकतम वो कहाँ पहुंच पा रहा है, इस IC3 पर पहुंच पा रहा है। और यहाँ पे जो संतुलन की शर्त है कि तटस्थता वक्र की ढाल और बजट रेखा की ढाल दोनों बराबर होती हैं। ये तो हमने देखा लॉजिक के माध्यम से कि किस तरीके से हम जो है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जान सकते हैं। तो ये जो ई पॉइंट है, आप देख रहे हैं, ये ई पॉइंट यही क्या है, संतुलन का बिंदु है। यहीं पे हमारा क्या है, तटस्थता वक्र की ढाल और बजट रेखा की ढाल बराबर है। ठीक है, यानी वो x वस्तु की x1 मात्रा, सॉरी y वस्तु की y मात्रा और x वस्तु की OX मात्रा इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पे संतुलन में है। लेकिन हमने कंडीशन क्या देखा हुआ था कि पहली कंडीशन क्या थी कि बजट रेखा और कीमत रेखा की, सॉरी, इंडिफरेंस कर्व की ढाल बराबर होनी चाहिए। इस लॉजिक के आधार पे हम कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो कौन सा है, ई पॉइंट है। ठीक है, हम देख के बता देंगे कि ये जो ई बिंदु है यही संतुलन का बिंदु है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आ जाएगा, 20 मार्क्स का आ जाएगा, पूछेगा, तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होगा। तो एक तो आपने लॉजिक से एक्सप्लेन कर दिया, पी क्यू आर एस क्यू नहीं होंगे और ई ही क्यों होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये जो बजट रेखा की ढाल है और कीमत रेखा की ढाल है, इसके आधार पर देखते हैं। तो अगर हम पी बिंदु की बात करें, पी बिंदु की बात करें तो पी बिंदु पर बजट रेखा की ढाल क्या होगी और पी बिंदु पर ही हमारा इंडिफरेंस कर्व की ढाल क्या होगी, ये हमको जानना होगा। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको देखेंगे, फिर भी मैं इसको मिटा के एक बार फिर से बता रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, तटस्थता वक्र की ढाल और बजट रेखा की ढाल को कंपेयर करूंगा। ठीक है, मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं, मान लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए बजट रेखा की ढाल क्या हो। तो मान लेते हैं बजट रेखा हमारी कैसी है, एक सीधी रेखा है। बजट रेखा हमारी कैसी है, एक सीधी रेखा है BL। तो इस जब भी सीधी रेखा रहेगी तो इसके हर एक बिंदु पर जो ढाल होगी वो क्या होगी, समान होगी। ढाल का मतलब क्या होता है, ये जो रेखा है वह एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है। यानी ढाल का मतलब क्या होता है, जिसपे से आप सरकते हैं, जैसे पटरा लगा दिया आपने, लकड़ी का पटरा, उस पटरे से आप सरक रहे हो, तो ये देखिए ढाल है। जितने ज्यादा इसकी ढाल होगी उतने ज्यादा क्या करेंगे आप, तेजी से गिरेंगे। ठीक है, तो ये बहरहाल इसकी ढाल है। इंडिफरेंस कर्व की ढाल अगर जानना हो तो कैसे पता चलेगा, ये मान लेते हैं हमारा इंडिफरेंस कर्व है। ये सरल रेखा नहीं है, ये क्या है, एक कर्व है। अब इसके हर एक बिंदु पर ढाल अलग अलग होगी। और ढाल जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, एक क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा। ये सीधी लाइन होगी, थोड़ा मुझसे टेढ़ा हो जा रहा है। तो इस बिंदु पर आपको ढाल चेक करना होगा
तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो बार बार हम चेक नहीं करेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि कोई किसी बॉल को गिराएंगे तो कहाँ से ज़्यादा तेजी से गिरेगा। तो इधर ढाल ज़्यादा है, इधर थोड़ा कम हो रहा है, इधर और कम हो रहा है, इधर और कम हो रहा है। तो जैसा कि हमको पता है कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम भी काम करता है। जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, हमारी जो एमआरएस होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। और ये जो घटती हुई एमआरएस है वही क्या है, बजट रेखा की ढाल है। यानी जो एमआरएस है यही क्या है, हमारे बजट रेखा की ढाल है। तो अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पे, ये जो बजट रेखा है m बराबर m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, इसकी जो ढाल है वो क्या है आपका पी एक्स बाई पी वाई। इसको मैंने निकाला हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। सिंपली आप इसको इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में ये जो m आता है रख के कंपेयर कर सकते हैं। इसको जाने देते हैं हम लोग। आपने देखा, चलिए आप पिछला वीडियो देख के इसको करिएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। या आपको पता हो, कुछ याद हो, तो ये जो दूरी हमारी कितनी थी m बाई पी वाई, और ये वाली दूरी कितनी थी हमारी m बाई पी एक्स। तो ये और ये जो थीटा है यही हमारा क्या है, ढाल है। तो tan थीटा निकालते हैं, लंब बटा आधार, तो m बाई पी वाई बटा m बाई पी एक्स, m से m कट जाता है, अब पी एक्स बाई पी वाई आ जाता है। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया, बजट रेखा की ढाल कैसी होती है और सीमांत प्रतिस्थापन के दर की ढाल कैसी होती है। अब हम इसको एक बार पुनः बनाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोनों को एक साथ बनाएंगे, कीमत रेखा को भी और इंडिफरेंस कर्व को भी। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, कीमत रेखा है। इधर क्या है हमारा, एक्स कमोडिटी है, इधर हमारा है वाई कमोडिटी। ये हो गया हमारा बी एल बजट रेखा। ये हमारा हो गया पहला इंडिफरेंस कर्व आई सी 1। ये हो गया हमारा दूसरा इंडिफरेंस कर्व आई सी 2, और ये हमारा हो गया तीसरा इंडिफरेंस कर्व आई सी 3। इसको मान लेते हैं बिंदु P है, ये E है, ये Q है। केवल 3 ही लेके चलते हैं। तो IC3 तो अपने आप क्वेश्चन से एलिमिनेट हो जा रहा है क्योंकि ये हमारी बजट के बाहर है। बिंदु P पर चेक करें, हम बिंदु P पर यहाँ देखिए एट पॉइंट P केस 1 लेके चलते हैं। बिंदु P पर क्या हो रहा है, तो P बिंदु पर क्या है, P बिंदु पर हम चेक करेंगे, ढाल चेक करेंगे, बजट रेखा की ढाल और बजट रेखा की ढाल और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र की ढाल को हम चेक करेंगे। तो ये क्या है हमारा, तटस्थता वक्र की ढाल हमारा क्या होता है एम आर एस होता है, और बजट रेखा की ढाल क्या होता है, ये होता है हमारा पी एक्स बाई पी वाई पी एक्स बाई पी वाई। तो P बिंदु पर दोनों की ढाल चेक किया जाए तो हमें बजट रेखा की ढाल तो पता है, वो क्या है आपका पी एक्स बाई पी वाई। वहीं P बिंदु पर तटस्थता वक्र की ढाल क्या होगी, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये देखिए ये ढाल क्या है, ज्यादा है। तो P बिंदु पर क्या मिल रहा है हमको, एट पॉइंट T, इसको काट दीजिएगा ऐसे थोड़ा सा, ये आप लिख भी सकते हैं, स्लोप ऑफ P बिंदु पर स्लोप ऑफ IC, तटस्थता वक्र की ढाल क्या है, ये बड़ी है किससे, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन BL से। यानी ये जो MRS है, MRS फॉर XY इट इज ग्रेटर देन PX एंड PY। अब देखिए जब आपका MRS बजट रेखा से बड़ा है
तो आपको क्या करना होगा, इसको कम करना होगा। ये कम कब होगा, एमआरएस कम कब होगा, जब हम एक्स वस्तु की और अधिक मात्रा का कंजम्पशन करेंगे। यानी इस पी से अब हम कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। हमको एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ानी होगी। जब हम एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या हो जाएगी, जब हम एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर ये हमारी क्या होगी, घटने लगेगी। ठीक है, तो हमने पी बिंदु को दिखा दिया। अब एक बिंदु हम लेते हैं क्यू वाला। क्यू बिंदु यहाँ पे है। तो एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, क्यू बिंदु पर क्या हो रहा है, तो क्यू बिंदु पर हम कंपेयर करेंगे फिर से स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और इधर लिख देते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो कौन ज्यादा होगा, इसका तो हमको पता है पी एक्स बाई पी वाई। यहाँ पे देखिए स्लोप ऐसा है, यानी कि अगर इस रेखा पे, इस बीएल रेखा पे कोई बॉल रखेंगे, कोई गेंद रखेंगे तो ज्यादा तेजी से गिरेगी, और इस वाले टेंजेंट पे कम गिरेगी। यानी कि इसकी ढाल क्या है, बजट रेखा की ढाल यहाँ पे ज्यादा है क्यू बिंदु पर। तो एम आर एस आपका क्या हो जाएगा, ये कम होगा किससे, पी एक्स बाई पी वाई से। जब आपका एम आर एस कम है तो आपको क्या करना चाहिए, एक्स वस्तु की मात्रा में कमी करनी चाहिए। जब आप एक्स वस्तु की मात्रा कम करेंगे तो एम आर एस आपका बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये जो छोटा था आपका पी एक्स बाई पी वाई से, ये आपका क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, और एक बिंदु पर ये क्या हो जाएगा, बराबर। यानी इस क्यू बिंदु से हम किधर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, यानी एक्स की मात्रा में वृद्धि करेंगे, सॉरी एक्स की मात्रा में कमी करेंगे। जब पी बिंदु पर थे तो हमने क्या किया था, एक्स की मात्रा में वृद्धि किया हुआ था। अब हम तीसरा केस लेते हैं, केस 3। थोड़ा सा मैंने इधर उधर लिख दिया है, आप इसको देखिएगा भाई, वीडियो चेंज कर करके। ई बिंदु पर क्या है, स्लोप ऑफ आई सी, है ना। ई बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये ठीक इस बजट रेखा के ऊपर से ही जाएगा, यानी दोनों बराबर हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ आईसी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी बिंदु पर, बिंदु ई पर ही हमें क्या मिल रहा है, संतुलन की दोनों शर्तें मिल रही हैं। एम आर एस फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये क्या है, आपका संतुलन की शर्त है। आप इसको अगर थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आता हो तो आप उसके आधार पर भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये उपभोक्ता कंज्यूमर जब एक्स और वाई वस्तु का कंजम्पशन करेगा तो उसको यूटिलिटी यू मिलेगी। यही क्या हमारा इंडिफरेंस कर्व है, जो कि कांस्टेंट होता है। अब इसको हमें क्या करना है, इस इंडिफरेंस कर्व को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, जबकि हमारी इनकम दी हुई है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। आप इससे क्या करेंगे, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर निकालेंगे, फिर इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो आपको चीजें स्पष्ट होंगी, तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो अभी हम क्यू बिंदु पर हमने क्या देखा कि तटस्थता वक्र की ढाल और कीमत रेखा की ढाल क्या है, आपकी बराबर है। तो जो तटस्थता वक्र आपका एमआरएस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये क्या है आपका पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, तो ये हमको कंडीशन मिल जाती है। बहुत ज़्यादा इसी में हिचकिचा गया है, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई। एक मिनट में इसको पूरा साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम सिंपली देखते हैं। ये एक डायग्राम है आपके पास, यहाँ पे बजट रेखा ए बी है, IC1 IC2 IC3 ये क्या है, इंडिफरेंस मैप है या तटस्थता वक्र है। IC3 अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। सी और ई बिंदु पर क्या है, बजट रेखा की ढाल और तटस्थता वक्र की ढाल बराबर नहीं है, जबकि डी बिंदु पर ही उपभोक्ता क्या है, संतुलन में है। यानी
वह y वस्तु की 4 इकाई और x वस्तु की 2 इकाई खरीदकर संतुलन की स्थिति में है। आप इसको पढ़ेंगे, मैंने इस बातों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है? तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। देखिए इसका डायग्राम, देखिए यहाँ पे क्या है, हमको दो तरह की तटस्थता वक्र मिल रहे हैं, एक IC1 और दूसरा IC2। एक संतुलन हमको E1 पे मिल रहा है और दूसरा संतुलन कहाँ मिल रहा है? E2 पर मिल रहा है। तो E2 पर क्या हो रहा है, इन दोनों पे बजट रेखा की ढाल और कीमत रेखा की ढाल, बजट रेखा की ढाल और इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र की ढाल बराबर है। यानी पहली शर्त दोनों बिंदुओं पे मिल रही है, इस E1 पर भी मिल रही है और इस E2 पर भी मिल रही है। लेकिन इस E2 पर क्या हो रहा है, ये जो हमारा MRS है वो क्या होना चाहिए? घटती हुई होना चाहिए। लेकिन E2 बिंदु पर क्या है, हमारा MRS बढ़ता हुआ है, इसलिए E2 बिंदु संतुलन का बिंदु नहीं होगा, E1 बिंदु संतुलन का होगा। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में इस तरह से भी डायग्राम दिया हुआ है, आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे मैंने कोई किताब देखी, शायद HL आहूजा की बुक थी, उसमें इस तरीके से दिया हुआ था। ये बिंदु आपका PQ है, ठीक है, P बिंदु Q बिंदु आपके संतुलन के बिंदु नहीं होंगे। संतुलन की पहली शर्त तो मिल रही है, तटस्थता वक्र की ढाल और बजट रेखा की ढाल दोनों बराबर है, P बिंदु पर भी Q बिंदु पर। लेकिन सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नहीं मिल रहा है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपका कहाँ मिल रहा है? इस RS बिंदु पर मिल रहा है। तो PQ तो नहीं होगा, RS हो सकता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देखिए। थैंक यू।